जी हाँ, दूध की जातियाँ भी होती हैं। हमारे घर में एक तो कंट्री डिलाइट का दूध आता है, आईआईएम के महापंडितों के बिजनेस प्रोसेस से तैयार किया गया दूध। गायों में किस वक्त क्या डाला जाएगा, कब क्या और कितना निकाला जाएगा, सब कुछ सुनियोजित ढंग से होते हुए फ़ोन पे ऐप के जरिए पहुंचाया गया दूध। दूसरा अमूल का दूध 50 साल पुरानी ग्वालों की कोऑपरेटिव से जो आता है। रिसर्च करने पे पता लगा कि दूध की और भी कई जातियां और जनजातियां होती हैं, लेकिन हमारे मंदिर जैसे किचन में उनका आना वर्जित है। इन दोनों को भी बहुत ही अनुशासन से रहना पड़ता है। अब देखिए, एक दिन मैंने गलती से ये कह दिया कि दोनों को एक ही बर्तन में डाल देते हैं, तो महामहंत के हाव भाव से ही लगा कि घोर अनर्थ हो जाएगा। इन फॉरेनर्स में जात पात का अंतर नहीं होता है, इसलिए इन्होंने कितनी तरक्की कर ली है। जापान को देखिए, जर्मनी को देख लीजिए। संयुक्त रूस के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर सामाजिक बराबरी का प्रण उन्होंने टूटने नहीं दिया। इस भेदभाव का कारण मैंने एक बार पूछा था, तो महामहंत ने क्रीमी लेयर के बारे में कह करके कुछ बुदबुदा गई थी। काम पे ध्यान दो ना, उसकी थ्योरी से क्या करना है। यही कारण है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स की आबादी बढ़ती जा रही है, मगर साइंटिफिक इंक्वायरी का जज्बा अल्पसंख्यक है। ऐसे गूढ़ सामाजिक मामलों पर तो डिबेट होना चाहिए ना। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के गुरु नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन बातों पर तर्क करने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे तानाशाही माहौल में आवाज उठाने से सर कलम भी हो सकता है। कम ऑन, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इनकी एसिड टपकाती हुई आवाज सुनी? अरे क्यों नहीं हो सकता अंतरिक्ष का विज्ञान? अगर विद्या बालन ने रसोई को रसायनशाला ना समझा होता तो हमारा मंगलयान सफल हो पाता क्या? विद्या जी से प्रेरित होकर मैंने भी कई प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स किए हैं। जैसे कि पैकेट से पतीले में दूध डालते वक्त शुरू में उसका एंगल 23.5 डिग्रीज होना चाहिए और अंत तक 66.5 डिग्रीज तक पहुंच जाना चाहिए। अगर शुरू में एंगल ज़्यादा हो गया तो दूध पैकेट से निकलकर पतीले के तल से उछलकर बाहर गिर जाएगा, और बाद में अगर एंगल कम रह गया तो दूध जो पतीले के अंदर है उसकी सतह पर से फिसलता हुआ गिर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्पेस कैप्सूल का एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त एंगल बिल्कुल सटीक होना चाहिए। वैसे तो ये रूढ़िवादी दकियानूसी मान्यताओं के रक्षक इन वैज्ञानिक बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि इस इनोवेशन में डिग्रीज की बात थी, इसलिए उन्होंने मेरी बात को आराम से अप्रूव कर दिया। दो कीड़ों को देखकर कोई ये कैसे बता सकता है कि किस में तितली बनने की क्षमता है और कौन सा आजीवन 100 टांगों वाला सेंटीपीड बना रहेगा? और फिर एक्सपेरिमेंट के बिना प्रगति हो सकती है क्या? आजकल तो जॉब इंटरव्यू में भी असफलता के अनुभव को मूल्यवान माना जाता है। अरे कोई सा भी दूध ले लेते हैं, अगर दही बन गया तो अच्छा है, वरना दही ना बनाने का एक और तरीका सीख जाएंगे। एडिसन ने भी बिजली के बल्ब का आविष्कार इसी प्रकार किया ना। लेकिन ऐसे मौलिक विचार वालों से ये पुराने पंडित डरते हैं कि ये नए तौर तरीके समाज पे उनकी पकड़ को ढीला ना कर दें। डराते हैं, कहते हैं कि अपशकुन हो जाएगा, गौ माता रुष्ट हो जाएंगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये संघर्ष हमें जारी रखना है। ये लोग अलग अलग तरह से अलगाववाद को उचित ठहराएंगे, दूध फैलने से अपशकुन हो जाता है ऐसा कहकर हमें डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन इनकी बातों से हमारे दृढ़ संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे समाज के बदलने के वक्त उथल पुथल नहीं होता है क्या?
जब राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद ने पुराने रिवाज बदले तो उस वक्त के समाज के ठेकेदार नहीं उबले क्या? और बड़की और छुटकी की रेस में लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए अगर कभी कभी एक गैस बंद करने में देर हो गई तो प्रलय आ जाएगी क्या? द ग्रेट फ्लड। अरे दूध और घी की नदियां बहना तो हमारी संस्कृति में समृद्धि का प्रतीक है, और उस पर खून और आंसुओं की नदी बहाना, क्या यह राम राज्य का विरोध नहीं है? ऐसे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सवालों पर चर्चा करने का माहौल अभी हमारे देश में नहीं है। इसलिए तब तक हमें अपनी ये क्रांतिकारी गतिविधियां अंडरग्राउंड ही रखनी है।